Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna cover the MCQs of chapter gaseous exchange. और ये बहुत इजी चैप्टर है, लाइक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी इसी लिहाज से है। MCQ नंबर 1 है ऑर्गेनाइजमिक रेस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन, बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लिबरेट हो जाती है और वाटर भी हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है। तो ये क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता था, ग्लूकोज बन रहा होता था, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है ताकि एनर्जी मिले। तो इसमें पूछा हुआ जो ऑर्गेनाइजमिक रेस्पायरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ब्रीथिंग एज वेल एज वेंटिलेशन कहते हैं। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन का ये मतलब है कि इसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, एक्सचेंज हो रही होती हैं गैसेज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ब्रीथिंग और वेंटिलेशन दोनों ही एक ही टर्म है। हम इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं और ये हो रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ओके, एमसीक्यू नंबर 2 है डैश इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो हमने स्टार्ट ही इससे किया था कि सेलुलर रेस्पायरेशन होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है एंड देन हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। MCQ number 3 है supply of ATP to living cells is made possible through the process of respiration. It is a complex process of dash in which food is oxidized to release energy. अब ये supplementary process है, oxidation और reduction reaction होता है photosynthesis का, not the process of the cellular respiration, और combustion reaction भी नहीं होता, सप्लीमेंट्री रिएक्शन पे नहीं है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एडिटिव ही है, क्योंकि एडिटिव ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है टू रिलीज एनर्जी। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 4 है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, एयर, वाटर, रेस्पिरेशन मीडिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि एयर करेक्ट ऑप्शन है। देखें, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है ना वो एयर से भी मिल रही होती है और वाटर से भी मिलती है। काफ़ी सारे जो फिशेज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वाटर में रहने वाले, फ्रेश और मेरीन, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो एयर से नहीं लेते, वो लेते हैं वाटर से ऑक्सीजन। तो जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन मीडिया या रेस्पिरेटरी मीडिया। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, एयर, यूनिवर्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि 21% ऑक्सीजन होती है एयर में, 78% होती है नाइट्रोजन में। बट हम ये क्यों नहीं कहते कि नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रही होती है? नाइट्रोजन 78% एनवायरमेंट में बट डजेंट पार्टिसिपेट इन द रेस्पायरेशन, बिकॉज जितना हम इंस्पायर कर रहे हैं उतना ही रेस्पायर कर रहे हैं, लाइक एक्सपायर भी उतना ही कर रहे हैं और इंस्पायर भी उतना ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करता। एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम दैन वाटर, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। तो एयर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है दैन दी वाटर, क्योंकि एयर में 21% ऑक्सीजन होती है जबकि वाटर में आई गेस 2-3% ऑक्सीजन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है वाटर। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इज मच हायर देन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लाज्मा दिया हुआ है, ऑक्साइड दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन बी है वाटर। वाटर और एयर का ही है ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वेंटिलेशन ऑफ वाटर इज फार मोर डिफिकल्ट दैन द वेंटिलेशन ऑफ एयर बिकॉज वाटर इज टाइम मोर डेंस दैन एयर। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये बुक में दी हुई है, लाइक ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और आपको इसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। क्रैमिंग ही करेंगे, जितने MCQ सॉल्व करते जाएंगे ना उतना ज़्यादा आपको याद भी होता जाएगा। कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो याद ही हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 8000 है, ये बुक में मिल जाएगा आपको ईजिली। अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है तो ये इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में, तो यू कैन स्किप दिस।
During swallowing, however, dash is raised and the epiglottis is pressed downward. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन में हमने ये पढ़ना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अब यहाँ पे एपिग्लॉटिस की बात हो रही है। पहले तो ये याद रखें कि एपिग्लॉटिस इज द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव और द रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था तब हमने कहा था कि जो एपिग्लॉटिस है ये कवर कर रहा होता है ग्लॉटिस को, लेकिन ये पार्ट है बोथ डाइजेस्टिव और द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और मोस्टली अज्यूम किया जाता है कि ये पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ठीक है, अब ये लिरिनेक्स क्या है? तो लिरिनेक्स के बारे में हमने पढ़ा था अभी कल ही, मैंने एक वन शॉट लेक्चर अपलोड किया है कि लिरिनेक्स एक मसल और कार्टिलेज से बन के प्लेट बनी हुई होती है, मस्क्यूलर कार्टिलेज प्लेट होती है जो प्रिवेंट करती है कोलेप्सिंग से। इसका ये काम होता है कि ये सॉलोइंग में इनलार्ज हो जाती है और उठ जाती है, ऊपर हो जाती है। ठीक है, जबकि जो एपिग्लॉटिस है वो भी एक कार्टिलेज ही है और वो क्या करती है, वो प्रेस होती है डाउनवर्ड, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल है ना, जो यूजली स्टैंड अपराइट होता है और अलाउ करता है एयर को टू एंटर दी लिरिनेक्स, वो ये एपिग्लॉटिस ही है। और ड्यूरिंग सॉलोइंग ये लिरिनेक्स रेज हो जाती है, एपिग्लॉटिस प्रेस्ड होती है डाउनवर्ड, और एज अ रिजल्ट एपिग्लॉटिस पार्शली कवर करती है ओपनिंग इनटू दी लिरिनेक्स को एंड देन प्रिवेंट करती है कि फूड या कोई लिक्विड एंटर ना हो जाए एयर पैसेज वे में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि इनका ये काम होता है कि प्रिवेंट करते हैं फूड एंड लिक्विड को फ्रॉम एंटरिंग द एयर पैसेज। इसके अलावा जो ओपनिंग होती है लिरिनेक्स, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ये लाइन होता है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, और लिरिनेक्स के पास वोकल कॉर्ड्स होता है, तभी ये प्रोड्यूस करता है साउंड को। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, कंसिस्ट ऑफ द नॉस्ट्रल्स, नेसल कैविटीज, pharynx, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, alveolar duct leads into the alveolar sac. Nasal cavities are lined with the mucous membrane of dash epithelium. तो हमें पता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेसल कैविटीज आती हैं और बाकी नॉस्ट्रल्स होती हैं और pharynx होता है, जबकि लिरिनेक्स से स्टार्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लिरिनेक्स, ट्रैकिया, एल्वोलाई, ब्रोंकस और हमारा लंग्स, ये सारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट हैं। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि नेसल कैविटीज लाइंड होती हैं विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डैश एपिथेलियम, तो वो होती है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका मतलब होता है कि इनके पास सीलिया होते हैं जो म्यूकस को मूव करवा रहे होते हैं टूवर्ड्स दी स्टमक, टूवर्ड्स दी फ्रेनेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, एयर एंटर्स द नेसल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स, लार्जर डग पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय हेयर एंड म्यूकस इन दी। तो एयर एंटर हो रही है नेसल कैविटी में थ्रू दी नॉस्ट्रल लेयर, डग पार्टिकल्स ट्रैप्ड हो रहे हैं बाय द हेयर एंड द म्यूकस इन दी, तो वो नेसल कैविटीज़ में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव नहीं दिया हुआ, वरना हम लोग नॉस्ट्रल, नोज, इन सबको एक ही समझ के ऑल ऑफ दी अबव लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ। इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है नॉस्ट्रल्स, देन दिया हुआ है नोज, देन दिया हुआ है नेसल कैविटीज़ एंड दी डी है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ट्रैकिया के पास हेयर नहीं होते। यहाँ पे कहा हुआ है कि ट्रैप बाय द हेयर्स एंड म्यूकस। अब म्यूकस और हेयर तो दोनों ही नोज में होते हैं, और नोज इज द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सटर्नली विजिबल होता है। इसके पास नेसल सेप्टम होते हैं जो डिवाइड कर रहा होता है नेसल कैविटी को इनटू टू हाफ्स, जिनको हम कहते हैं नेसल चैम्बर्स। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो होगा नॉस्ट्रल्स। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नॉस्ट्रल्स आते हैं, देन नेसल कैविटी आती है। नॉस्ट्रल्स में हेयर्स और म्यूकस होता है। म्यूकस का ये काम होता है कि सीलिया का ये काम होता है कि वो म्यूकस को मूव करवाता है टुवर्ड्स द फ्रेनेक्स, ईसोफेगस एंड द स्टमक, और हेयर का ये काम होता है कि ये फिल्ट्रेट करवा रहा होता है, फिल्ट्रेशन में काम करता है, वार्म करता है एयर को। इवन इसका ये काम होता है कि मॉइस्चराइज कर रहा होता है, जो इनहेल एयर है ना उसको वार्म करेगा अप टू 30 सेल्सियस और देन मॉइस्चराइज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नॉस्ट्रल्स, क्योंकि यहीं पे हेयर्स और म्यूकस होता है। वैसे नोज और नेसल कैविटी भी ठीक है, लेकिन ये बीसीक्यू है, और बीसीक्यू में हमें बेस्ट चॉइस क्वेश्चन को ही चूज करना होता है। Air become moist, warm, filtered of smaller foreign particles by dash membrane of the nasal cavity. तो mucus है, ciliated है, none of the above है और chitinous है। तो air कहाँ पे warm filtrate हो रही होती है? ये हो रही होती है हमारी nostrils में, and किसकी वजह से हो रही होती है? म्यूकस की वजह से। लाइक जो मेम्ब्रेन है नेसल कैविटी की वो कार्टिनस होती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ऑल ऑफ नन ऑफ दी अबव है। उसके अलावा यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिलिएटेड और कार्टिनस। तो ऑफ कोर्स ये जो मॉइस्ट हो रही होती है, वार्म हो रही होती है, बिकॉज ऑफ द हेयर एंड दी म्यूकस हो रही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा म्यूकस, ए। एमसीक्यू नंबर 5 है,
Nasal cavity leads into the throat or the pharynx by dash internal openings. तो nasal cavity lead होती है throat और pharynx में by two openings. Two openings होती हैं, two chambers होता है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए. डैश इज अ मस्क्यूलर पैसेज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन. तो म्यूकस मेम्ब्रेन किसके पास होती है? ट्रैकिया के पास होती है. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया हम बात करते हैं कि इसके पास कार्टिलेज भी होते हैं 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज जो उसको कॉलेप्स होने नहीं देते, क्योंकि अगर ट्रैकिया कॉलेप्स हो गया तो ये जो एयर है ये ट्रैकिया की वजह से ही तो हमारे लंग्स में जा रही है. ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लेंथ में एक हॉर्स शू शेप होता है ना, एक सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है अराउंड ट्रैकिया जो ट्रैकिया को कॉलेप्स नहीं होनी देती. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसके पास ही म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस को मूव करवा रही होती है. लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन है तो सिक्रीट करेगी म्यूकस को, एंड देन इनके पास सीलिया भी होता है जो म्यूकस को मूव करवा रहे होता है. द larynx और voice box is a complex dash structure surrounding the upper end of the trachea. तो नॉन कार्टिलेजस होती है, फ्लैप लाइक होती है, हार्ड होती है या कार्टिलेजस होती है. हमने अभी करा था कि जो हमारा larynx होता है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है और ये एक मस्क्यूलो कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है. करेक्ट ऑप्शन सी होगा. Cartilaginous, the epiglottis has a muscularly controlled dash action and serve as a lid. valve like होता है, flapper like होता है, hinge like होता है या wings like होता है. epiglottis के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये एक flap like structure होता है जिसकी lid होती है. of course ये swallowing में प्रेस हो जाता है डाउनवर्ड और जो ग्लॉटिस होता है उसको भी कवर कर रहा होता है. तो आफ्टर एंट्रिंग फ्रॉम नॉस्ट्रल द एयर देन लीड थ्रू द डैश इनटू द डैश. तो वो किस में जाती है? एयर नॉस्ट्रल से इंटरनल नॉस्ट्रल्स में, लेरिनेक्स में, पहले फ्रेनेक्स होता है. तो करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड सी हो सकता है क्या? लेरिनेक्स और फ्रेनेक्स हो सकता है. देखो पहले एयर एंटर हो रही है नॉस्ट्रल से एंड देन वो जाएगी इंटरनल नॉस्ट्रल से. हमने यही पढ़ा था ना कि नेसल कैविटीज़ होती हैं नॉस्ट्रल्स एंड देन फ्रेनेक्स होती है एंड देन फिर लेरिनेक्स होता है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ही होगा. Only C. Glottis is guarded by a flap of tissue called, so glottis guarded होता है by a flap of tissue जो होता है epiglottis और यही इसको कवर कर रहा होता है. करेक्ट ऑप्शन डी. The alveoli are considered as the dash of the lungs, respiratory machinery, respiratory media, respiratory surfaces और respiratory organ. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं respiratory मीडिया. हम कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि मीडिया हम हमेशा उसको कहते हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, सोर्स को. करेक्ट ऑप्शन रेस्पिरेटरी सरफेस ही हो सकता है, ना तो ये ऑर्गन है ना तो ये मशीनरी. लाइक हम ये कहते हैं कि ये जो एल्वोलाई है ना ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जबकि जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है एयर सैक. The internal area of an alveoli is provided with a thin layer of fluid containing pleural fluid, surfactant, both A and B और serous fluid. तो जो pleural fluid होता है ना ये होता है between the pleural cavities. एक visceral होती है और एक parietal होती है. parietal होती है around the chest cavity और जो विस्ट्रल होती है वो रैप होती है अराउंड द ईच लंग. तो इनके बिटवीन में जो फ्लूइड होगा उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड और इन दोनों कैविटीज़ को हम कहते हैं प्लूरल कैविटीज़. अब जो ये हमारा एल्वुलाई है ना इसके सेल्स होते हैं जो टाइप 2 एपिथेलियम सेल्स होता है ना वो सिक्रीट करता है सर्फेक्टेंट को. ये सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए. क्योंकि सर्फेक्टेंट ना हो ना तो आपने देखा होगा कि प्री मेच्योर बेबीज़ में सर्फेक्टेंट ही नहीं होता और इसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं हो पाती और उनकी डेथ हो जाती है, वो इंस्पायर नहीं कर पाते. बोथ लंग्स कंटेन अबाउट डैश एल्वुलाई. तो 70 बिलियन है, 700 बिलियन है, 700 मिलियन है और 800 ट्रिलियन है. तो ये बुक की लाइन है, प्रीवियस बुक में था 700 मिलियन बोथ लंग्स कंटेन करता है एल्वुलाई. Conceptual, which row correctly shows the areas of the gas exchange system that contain cartilage, ciliated epithelium and the goblet cells. Goblet cells का मतलब है जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस को. ठीक है. एंड अब हम स्टार्ट करते हैं. कार्टिलेज, सिलिएटेड, गॉबलेट सेल्स, एपिथेलियम. कार्टिलेज कहाँ कहाँ होगी? ट्रैकिया में तो होगी, बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोंक्यूल्स एंड दी ब्रोंकस. अब याद रखना है इस बात को कि जो ब्रोंक्यूल्स होती है ना इनके पास कार्टिलेज नहीं होती.
इनके पास ना तो कार्टिलेज होगी और ना ही कोई प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ब्रोंक्यूल वाला तो नहीं हो सकता। ब्रोंकस और ब्रोंकस ट्रैकिया बिल्कुल ठीक है, बी एंड डी हो सकता है। सिलिएटेड है, अब सिलिएटेड में मतलब सीलिया होना चाहिए, तो सिलिएटेड मतलब सीलिया। अब सीलिया कहाँ कहाँ होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स में, तो ऐसा हो सकता है कि ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, नेसल कैविटी, ट्रैकिया और ब्रोंकस ट्रैकिया, इसको हमने देखना है नेसल कैविटी और ट्रैकिया है या ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस है। अब सिलिएटेड है मतलब सीलिया ट्रैकिया में होता है, बिल्कुल होता है, ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, तो हम अब डी को देख लेते हैं। गॉबलेट सेल्स एपिथेलियम है और गॉबलेट सेल्स का मतलब है म्यूकस होना चाहिए। म्यूकस कहाँ कहाँ होता है? एल्वोलाई और ट्रैकिया में। एल्वोलाई में कभी भी याद रखना है कि गॉबलेट म्यूकस नहीं होता है, ना तो एल्वोलाई में कोई सीलिया होता है, तो ब्रोंकस और ट्रैकिया करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि ब्रोंकस के पास कार्टिलेज भी होगी, गॉबलेट सेल्स भी होंगे जो म्यूकस सेक्रेट करेंगे, ट्रैकिया के पास भी सीलिया होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। ऐसे हम आंसर को चूज़ कर सकते हैं एलिमिनेट कर करके ऑप्शंस। और ऑप्शन बी में हम देख लेते हैं तो एल्वोलाई दिया हुआ है, एल्वोलाई में कभी भी म्यूकस वगैरह नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ सरफेक्टेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पैसेज वे थ्रू विच एयर ट्रेवल्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो फ्रेनेक्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, लिरिनेक्स, ट्रैकिया, फ्रेनेक्स दिया हुआ है, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि पहले फ्रेनेक्स होता है देन लिरिनेक्स होता है। अब फ्रेनेक्स है फिर लिरिनेक्स है, बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकायन, फिर एल्वोलाई है, तो ये क्या ठीक हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक हो सकता है क्योंकि पहले ही ब्रोंकाई होता है एंड देन ट्रैकिया है, और यहाँ पे फ्रेनेक्स दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें लंग्स और एल्वोलाई और ब्रोंकाई दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता, पहले ब्रोंकाई होता है एंड देन ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया बाइफरकेट होता है इनटू अ ब्रोंकस, एंड देन ब्रोंकस से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी बन रहे होते हैं और फिर एल्वोलाई होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ए एंड डी है, फ्रेनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई। तो ब्रोंक्यूल्स पहले नहीं होते, पहले ब्रोंकाई होता है देन ब्रोंक्यूल्स होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, फ्रेनेक्स, लिरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड देन फिर एयर सैक होता है क्योंकि वो हमारा फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, वहीं पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। In the diagram showing the bronchial tree given below, parts have been indicated by alphabet. Choose the area in which the alphabet correctly match with the parts of they indicate. A, B, C, D, E. अब A हमारा ट्रैकिया है, बिल्कुल ये हमारा C एलिमिनेट हो गया, A, B और D ट्रैकिया। उसके बाद हमारे जो ट्रैकिया है ना वो बाइफरकेट होता है इनटू अ ब्रोंकस, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए A और B में से। फिर हमारा सी है, ये हमारे ब्रोंकस निकल आए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकस होते हैं, टर्शरी सिर्फ दो होते हैं, फिर वो सॉरी सेकेंडरी सिर्फ दो दो होते हैं एंड टर्शरी तो बहुत सेवरल होते हैं ब्रोंकस, लाइक ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं ना वो, तो सी में एल्वुलर डक्ट दिया हुआ है एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है और एट्रियम है, तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है क्योंकि सी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, वही बस ये बात होती है कि ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होते हैं, वो बहुत डिटेल में आ जाता है, बट टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हमारे करीब होते हैं ना, हमारे लंग्स के, हमारे लंग्स में ही होता है, तो एंड डी हमारा एल्वुलर डक्ट है एंड उसके अंदर हमारे एल्वुलाई हैं, करेक्ट ऑप्शन है ए। आई गेस कि आपके एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी एमसीक्यूज हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली हर पार्ट का। डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा यहाँ पे ना डायग्राम नहीं दी हुई, ये जो एमसीक्यू है ना ये पास्ट पेपर का है, उसमें क्या होता है कि मैं डायग्राम या तो बुक से दिखा देती हूँ, उसमें ना डायग्राम दी हुई होती है एक्स वाई जेड की। अब वो जो हमारा एक्स होता है ना वो होता है ये पूरी जो इंटरकोस्टल मसल्स की मेम्ब्रेन होती है, जेड होता है डायफ्राम, और जो एक्स वाई होता है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं डायग्राम दिखाती हूँ एंड देन बताती हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम मुझे मिल नहीं रही थी, डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन, इसका मतलब है इंस्पायरेशन में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो एक्स है वो एल्वोलाई है, वाई इंटरकोस्टल मसल्स है, ये चेस्ट वॉल होती है, और जेड ऑफ कोर्स डायफ्राम है। तो हमें पता है कि जब भी इंस्पायरेशन होती है तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके
फ्लैटेंड हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को एलिवेट करवा रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स वाई और जेड होगा, नॉट एक्स, क्योंकि एल्वुलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन। करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वाई एंड जेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज वाई एंड जेड ओनली। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरीड आउट बाय द सीलिया एंड द ब्रोंकस। इवन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है सीलिया का इन दी ब्रोंकाई। तो ऑप्शन ए है ट्रैकिया ट्रैप बैक्टीरिया एंड मूव म्यूकस। तो सीलिया क्या करता है, म्यूकस को मूव करवा रहा होता है टुवर्ड्स दी फ्रेनेक्स, ईसोफेगस एंड दी स्टमक। और ये ट्रैप भी करता है बैक्टीरिया को, क्यों? क्योंकि हमारे ट्रैकिया में सीलिया होते हैं और इनका एक फंक्शन होता है कि अगर ऐसा है कि नॉस्ट्रल्स ट्रैप नहीं कर सके फॉरेन पार्टिकल्स को, तो ये ट्रैप कर ले। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए क्रॉस दिया हुआ है एंड मूव म्यूकस में भी आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये है कि ट्रैप भी करता है और मूव भी करता है। डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? ट्रैकिया हाईलाइन कार्टिलेज सी शेप इनकम्प्लीट रिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ब्रोंकाई हाइलीन कार्टिलेज एज irregular plates, ब्रोंकाई सिंपल columnar epithelium with clearer cells, और ब्रोंक्यूल्स लेग हाइलीन कार्टिलेज। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है इसके पास, और ब्रोंकाई में ये दोनों में से कोई एक है। हाइलाइन कार्टिलेज एज irregular plate और ब्रोंकाई सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विद कैमेरा सेल्स। अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं इनके पास सीलिया भी होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, क्योंकि ब्रोंकाई के पास कार्टिलेज प्लेट होती है, इसका डायमीटर ज़रा कम होता है 1 मिलीमीटर से कम, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है डी। मिसमैच यही है। ब्रीथिंग इन मैन इंक्लूडिंग अदर मैमल्स। ब्रीथिंग इज टर्म्ड एज नेगेटिव वेंटिलेशन होती है, पॉजिटिव वेंटिलेशन है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग और नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है। तो ये नेगेटिव प्रेशर होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे लंग्स में एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1 लीटर। जो एयर है वो रहेगी, वो ना तो इंस्पायर हो सकती है ना एक्सपायर हो सकती है, लाइक वो निकल नहीं सकती, वो रहेगी हर हालत में। तो वो नेगेटिव ब्रीथिंग होती है क्योंकि पूरी एयर बाहर एक्सपायर नहीं हो रही होती, कुछ अंदर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। इंस्पायरेशन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, बोथ है, और बोथ मे बी बोथ ए एंड बी और बोथ ए एंड बी है। अच्छा, जो इंस्पायरेशन है ना उसमें एनर्जी यूज होती है, वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से रिब्स मूव करती हैं आउटवर्ड और अपवर्ड, एंड देन वॉल्यूम ऑफ थॉरक्स इंक्रीज हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं, देन प्रेशर लंग्स में लोअर होता है देन द प्रेशर आउटसाइड, एंड देन एयर एंटर हो जाती है लंग्स में। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, और इसमें एनर्जी यूज हो रही होती है, ये एक्टिव प्रोसेस है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। It can be observed that we can hold our breathing for short time or can breathe faster or deeper at our will. This is known as, देखो जो हमारी ब्रीथिंग होती है ना वो वैसे तो इनवॉलेंट्री होती है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम सांस रोक सकते हैं, थोड़ी डीप ब्रीथ कर सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है, इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। और यहाँ पे सिंपैथेटिक कंट्रोल भी कहा हुआ है। सिंपैथेटिक कंट्रोल भी वही, लाइक आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को, जो स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री नेचर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बोथ बी एंड सी हो सकता है। ओ, डी में से और सिर्फ बोथ ए एंड सी दिया हुआ है, नॉट बी एंड सी। तो फिर भी हम सोच सकते थे कि शायद वो बी एंड सी हो जाए, क्योंकि सिंपैथेटिक कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ टाइम तक। करेक्ट ऑप्शन इज ओनली सी। Concentration of carbon dioxide and the proton are monitored by the chemoreceptors known as dash and the dash। तो ये होते हैं ऑर्टिक एंड दी कैरोटिड बॉडीज, और इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन मॉनिटर्ड होती है इसकी कंसंट्रेशन। हमें पता है कि रेस्पिरेशन कौन लाइक रेस्पिरेशन में कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी. Any change in the concentration of the carbon dioxide and the proton detected by the, of course, वो कौन सा पार्ट होता है जो इन्वॉल्व होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. करेक्ट ऑप्शन है सी. कोई भी चेंजिंग आएगी कंसंट्रेशन में फौरन से जाएगा स्टोमैलस, फौरन से इम्पल्स जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास एंड देन डीप ब्रीथ होगी. उसी की वजह से फिर वापस से बैलेंस हो जाती है इंस्पायरेशन. ब्रीथिंग इज अ डैश प्रोसेस, मेटाबॉलिक है, केमिकल है, मैकेनिकल है. ये बोथ ए एंड सी है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मैकेनिकल, क्योंकि ब्रीथिंग की बात हो रही है, नॉट दी रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रही होती है कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिज्म हो रहा होता है, इसमें पूरा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है. तो करेक्ट ऑप्शन है ओनली सी. During inspiration, fresh air moves in, and in expiration, air with low dash and high dash content moves out of the lungs. अब expiration के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं. expiration का मतलब होता है diaphragm relax करता है, internal intercostal muscles contract करते हैं, and the rib cage return to downward और inward position, normal वापस से आ जाता है. उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थॉरक्स डिक्रीज होता है, लंग्स श्रिंक कर जाते हैं और प्रेशर लंग्स में हायर होता है देन दी प्रेशर आउटसाइड. एंड देन इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि एयर फोर्स आउट ऑफ द लंग्स. तो यहाँ पे से भी कहा हुआ है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फ्रेश एयर मूव इन एंड एक्सपायरेशन एयर मूव करती है विथ लो डैश और हाई डैश कंटेंट मूव्स आउट ऑफ द लंग्स. बहुत इजी है, हमें पता है कि हमेशा विथ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एक्सपायरेशन होती है और हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है. हम जब भी फोर्स आउट करता है, हम जब भी एक्सपायर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बाहर जा रही होती है, और इंस्पायर में हम ऑक्सीजन को एंटर करवा रहे होते हैं लंग्स में. करेक्ट ऑप्शन इज ए. जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता. Rate breathing occurs rhythmically at the frequency of dash time per minute in humans. तो per minute है, ये आपकी बुक में 15 कल ही हम पढ़ रहे थे ना, तो 15 to 20 थी, वैसे 12 to 20 भी होती है. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 15 to 20. The process in which space inside the chest cavity is increased. chest cavity में जो स्पेस है ना हमारी थोरेसिक कैविटी का, रिब केज का, वो इंक्रीज हो जाता है. मतलब स्पेस क्या मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. और वॉल्यूम किस में इंक्रीज होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है हमारी इंस्पायरेशन में, तभी तो प्रेशर लंग्स में लोअर होता है एज कम्पेयर टू द प्रेशर आउटसाइड. करेक्ट ऑप्शन इज बी. Diaphragm also relax chest cavity is also reduced during the diaphragm relax होता है, chest cavity reduce हो जाती है, वॉल्यूम reduce हो जाता है, lungs shrink कर जाते हैं, तभी तो प्रेशर लंग का हायर होता है देन द प्रेशर आउटसाइड एंड देन एयर फोर्स आउट हो जाती है आउट ऑफ द लंग्स. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सपायरेशन. When lungs are pressed, the air inside lungs move out of the lungs and this is. When lungs are pressed, the air inside lungs move out of the lungs and this is. जब lungs press होते हैं, air inside the lungs move out of the lungs, बाहर आ जाती है, air force out of the lungs. ये होती है during expiration. Correct option is only C. ब्रीथिंग और इंस्पायरेशन दिया हुआ है. ब्रीथिंग में एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों आता है, बट इंस्पायरेशन में एयर एंटर होती है लंग्स में, नॉट दी आउटसाइड. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली सी. अब कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं ब्रीथिंग एंड मैन के. एमसीक्यू नंबर 12 है, द डायफ्राम इज रिक्वायर्ड टू वेंटिलेट मैमल्स लंग बिकॉज द लंग्स ऑफ मैमल्स आर फिल्ड विद पैराब्रोंकाई फिजिकली कनेक्टेड टू द चेस्ट वॉल, highly complained compared to groups of animals with lungs and relatively stiff होता है compared to other group of animals with have lungs. डायफ्राम को वेंटिलेट करवाना होता है मैमल्स लंग को, क्यों? इसका रीज़न आपने बताना है. अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो ये जो लंग्स होते हैं ये स्टिफ होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. हम जब भी लंग्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं कि स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है, तभी तो एयर मूव एंड आउट कर सकती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो सकती है. फिल्ड विद पैराब्रोंकाई, इसमें पैराब्रोंकाई वगैरह नहीं होते. इसमें क्या होता है? इसमें एल्वेलाई होता है, उसमें एयर सैक होते हैं जो फंक्शनल यूनिट है.
उसके बाद फिजिकली कनेक्टेड होते हैं चेस्ट वॉल से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। हाँ, इसकी कैविटी पैराइटल कैविटी कनेक्टेड होती है, लेकिन लंग्स कनेक्ट नहीं होते। अगर लंग्स कनेक्ट होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में। और ये हाईली कंप्लेन कर लाइक हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, कंप्लेंट होता है कंपेयर टू दी अदर ग्रुप्स ऑफ लंग्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन डी ही है, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टिफ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं। डायग्राम दी हुई है, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट लोकेशन एक्स वाई एंड जेड, जेड वाई एंड एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एल्वुलर कैविटी दी हुई है, एयर आ रही है, बाहर जा रही है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड है, यहाँ से आ रहा है, ब्लड कैपिलरी दी हुई है, यहाँ से आ रहा है एंड देन यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जब यहाँ से अंदर आ रहा है ब्लड, तो एक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि तभी तो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से तो ऑक्सीजन मिलेगी ना, यहाँ से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो एक्स में तो लो ऑक्सीजन होनी चाहिए। वाई में वाई ये है एल्वुलर कैविटी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाईएस्ट होती है, बिल्कुल हमें पता है कि भाई हाईएस्ट ही होगी, तभी तो ऑक्सीजन हम इंस्पायर कर रहे हैं। यहीं पे एल्वुलर कैविटी में एयर सैक में पूरी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। तो एन भी अभी बिल्कुल ठीक है। अब जेड है, तो जेड में पूरी बॉडी में जा रही है, ये पूरी जो हमारे ब्लड है पूरी बॉडी में जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन होगा लो, हाई और हाई, ऑप्शन ए। आई होप कि समझ आ गया होगा। आपने बस ये हिसाब लगाना है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है और वहाँ से ब्लड जा रहा है। अब पूरी बॉडी में जब जा रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए। और जब ब्लड आ रहा है बॉडी से, तो ऑफ कोर्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन के लेवल कम होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। One of the larynx cartilage has a muscularly controlled hinge-like action and serve as a lid। ये hinge-like action epiglottis का था, ये भी एक lid के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये glottis को cover कर देता है। Automatically cover the opening of the larynx during the act of the swallowing, it is called। तो ये epiglottis है, हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQ है नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 15। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज कंट्रोल्ड बाय। हमने पहले ही किया था कि ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ गैसेस, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू द लार्ज एल्वेलर सरफेस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई एक्सपोजर हो रहा होता है ब्लड का लार्ज सरफेस एरिया की वजह से, एंड वहाँ पे एक्सचेंज हो रही होती है और सेपरेशन होती है ब्लड की फ्रॉम एल्वेलर एयर बाय थिन मेम्ब्रेन। थिन मेम्ब्रेन होती है कैपिलरीज की, तभी तो एक्सचेंज हो पाती है गैसेस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव है। अगर ये BCQ होता देन फिर ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए होता। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम फ्लैटेन आउट एंड द रिब्स आर रेज्ड, तो ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, वैसे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और एयर रिब्स रेज्ड हो जाती है। डायफ्राम रेज्ड आउट एंड द रिब्स आर लोअर्ड, फ्लैटेन आउट एंड द रिब्स आर लोअर्ड, diaphragm raised or the ribs are raised, diaphragm is raised and the ribs are stationary। तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है, क्योंकि डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है और रिब्स रेज्ड हो जाती हैं, जबकि एक्सपायरेशन में बिल्कुल अपोजिट होता है, डायफ्राम डूम शेप हो जाता है बिल्कुल और ज़्यादा ऊपर हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। रिब्स डाउनवर्ड होती हैं। Some characteristics of human gas exchange are listed: a difference in the temperature between the air and the alveoli and the blood, large surface area of the alveoli and the blood capillaries, the process of diffusion between the air and the blood, and elastic fibers in the walls of the alveoli। तो some characteristics of the human gas exchange are listed। वैसे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन BCQ है, क्योंकि एक तो और भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है एल्वुलाई का एंड ब्लड कैपिलरीज। डिफरेंस टेम्परेचर में होता है बिटवीन द एयर एंड द एल्वुलाई एंड द ब्लड, तो ये गलत है, क्योंकि एयर मॉइस्ट हो चुकी होती है अब और फिल्ट्रेट हो चुकी होती है, इवन उसको वार्म ही कर चुके होते हैं अप टू 30 सेल्सियस हमारे नॉस्टल्स के हेयर्स। तो ए तो नहीं हो सकता। बी में लार्ज सरफेस एरिया दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। तो ये जो डिफ्यूजन हो रही होती है बिल्कुल हो रही होती है एयर एंड द ब्लड में, लेकिन
करेक्ट ऑप्शन बी भी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी दिया हुआ है, बट आई गेस करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा, बट मैं बता दूंगी सर्च करके। एमसीक्यू नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज इन मैन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपेयर्स एज। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपेयर कैसे होता है? डार्क ब्राउन होता है, ब्लू इन कलर होता है, डार्क मैरून होता है कि ग्रीन इन कलर होता है? ग्रीन तो नहीं हो सकता, ना तो ब्लू हो सकता है, डार्क ब्राउन होता है, ये डार्क मैरून होता है। करेक्ट ऑप्शन सी है, डार्क मैरून होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि रेड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Blood becomes oxygenated. It appears as dark brown, dark red, maroon in color and the bright red. तो yes, bright and red होता है जब blood oxygenated हो जाता है। याद करने वाली बात है, हो जाएगा आसानी से। एंड देन लंग कैपेसिटीज है, टोटल एवरेज लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 6 लीटर 5 लीटर दोनों दिया हुआ है। बेसिकली आपकी बुक में 6 लीटर लिखा हुआ है, आप 6 लीटर को ही कंसिडर करेंगे, वैसे 5 लीटर भी ठीक होता है। बट अगर 6 लीटर ना हो, इफ ना हो, देन फिर आप कंसिडर करेंगे 5 को। With an extra deep breath, the maximum volume of air inspired and expired called dash average about 4 liters. तो वो क्या कहलाता है? डीप ब्रीथ में वाइटल कैपेसिटी होती है, मतलब एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ हो रही है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। रिमेनिंग वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ एयर रिमेन इन दी लंग्स, इसको हम रेजिडियल वॉल्यूम कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सिर्फ सी, रेजिडियल वॉल्यूम ही रिमेनिंग एयर होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमंस है, बहुत इजी है, देखो याद रखना है कि ब्लड कैरी करता है 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन द प्लाज्मा। ये बुक की लाइन है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाइंड्स अप टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 4 होते हैं, जबकि 8 होते हैं ऑक्सीजन एटम। About dash Hb molecules in each RBCs. So each RBC is capable of carrying more than a billion molecules of oxygen. तो ये पास्ट पेपर का MCQ है, बुक की लाइन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 280 मिलियन। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पार्शियल डैश ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी बुक में भी है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये कोई टेम्परेरी बॉन्ड होता है और ये फिर सेपरेट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ओनली सी, 20%, जबकि 70% बाइकार्बोनेट पे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एज ए बाइकार्बोनेट, और 10% होता है अदर सब्सटेंसेस से, लाइक प्लाज्मा ऑफ दी आई गेस RBCs. Hemoglobin in man increases the oxygen carrying capacity of the blood to about dash times. So hemoglobin in man increase करता है oxygen carrying capacity of the blood को to about the 70% time. Correct option B ही है। Myoglobin and hemoglobin myoglobin is hemoglobin like iron containing protein pigments occur in। तो ये मसल फाइबर्स में होता है myoglobin। कल ही हमने पूरा वन शॉट लेक्चर किया, मायोग्लोबिन मसल फाइबर की ही एक प्रोटीन है। अ पर्सन विथ इनसफिशिएंट आयरन इन हिज डाइट में बिकम एनीमिक, बिकॉज एनीमिया हो जाता है, RBCs का लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से बन रहा होता है और आयरन ही ज्वाइन कर रहा होता है ऑक्सीजन से। तो नॉट इनफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फॉर्म इन द लिवर, आयरन इज यूज इन द बिल्डिंग हीमोग्लोबिन, आयरन इज यूज इन द मेकिंग फिब्रिनोजन, और आयरन इनहेंस करता है ब्लड प्रोडक्शन को। बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रोडक्शन को इनहेंस करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन यहाँ पे आपने कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ, यहाँ पे आपने BCQ है, ये बेस्ट चॉइस को कंसिडर करना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन इज यूज इन द बिल्डिंग हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन होता है। हीम मतलब आयरन, जबकि ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। Some characteristics of the human gas exchange are listed: a difference in the temperature below the air and the alveoli in the blood, the process of diffusion between the air and the blood. Correct option यहाँ पे अब D दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन B ही है, लार्ज सरफेस एरिया ही होता है। अच्छा, विच ऑफ द मेंशन फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ द ऑक्सीजन अपटेक इनटू द ब्लड? कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं
अपटेक ऑफ द ब्लड को। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, ऑफ कोर्स ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिल्कुल करता है अफेक्ट। इलास्टिक फाइबर्स इन द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई इफेक्ट करते हैं। तो एल्वोलाई आपने पढ़ा होगा कि एफिसीमा एक डिजीज़ होती है जिसमें लंग्स ना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही स्टिफ हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एल्वोलाई का लेवल कम हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि वो फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक को, तो वो करेक्ट ऑप्शन डी ही है 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे वैसे 2 एंड 3 एंड 4 भी हो सकता था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन भी डी ही है 3 एंड 4, क्योंकि डिफ्यूजन हो रही होती है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। 2 एंड 4 भी वैसे करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। Concerning events take place in the expiration which statement is not correct. Not passive process है, बिल्कुल passive है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की नीड, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती, इसमें एनर्जी यूज नहीं होती, क्योंकि एक्सपायरेशन में ये जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है इलास्टिक नेचर की वजह से लंग्स की। रिलैक्सेशन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। बिल्कुल अपोजिट याद रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन हो रही होती है एक्सपायरेशन में, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं इंस्पायरेशन में। रिब्स और स्टर्नम मूव करता है आउटवर्ड एंड दी अपवर्ड, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रिब्स और जो स्टर्नम है वो मूव आउटवर्ड नहीं करता, वो नॉर्मल हो जाता है, वो इनवर्ड और डाउनवर्ड होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल देन, कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्यूबल होता है देन द ऑक्सीजन, वाटर, रेडिकल और एनी अदर गैस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन है, उससे ज़्यादा मोर सॉल्युबिलिटी होती है इसकी। From the tissue fluid dissolved carbon dioxide pass to the dash within the blood capillaries. तो from the tissue fluid dissolved carbon dioxide pass कहाँ पे जाता है, हार्ट के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। ऑफ कोर्स ये जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे विद इन दी ब्लड कैपिलरीज लिखा हुआ है, वैसे ये कहाँ पे जाता है, ये लंग्स के पास जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, देन ये हार्ट के पास जाती है। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। विद इन द ब्लड कैपिलरीज कहाँ, भाई करेक्ट ऑप्शन है प्लाज्मा। Carbon dioxide combines with carbon dioxide combines with the dash group of the hemoglobin। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन करता है, हीम से कंबाइन करता है, जबकि आयरन से ऑक्सीजन कंबाइन करता है। राइज इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज आ डिक्रीज इन दी, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, तो क्या चीज़ है जो डिक्रीज हो जाती है, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि हमेशा ऑक्सीजन के लेवल डिक्रीज हो जाता है जब भी टेम्परेचर राइज हो, फीवर वगैरह में सांस नहीं आ रही होती, लग रहा होता है कि हमें सांस नहीं आ रही, अस्थमा फील हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन ए है। Increase in the hydrogen ions. The hydrogen ion combined with the protein part of the hemoglobin molecules affect the ability of the hemoglobin to bind oxygen. Increase, decrease, may be both or not affected. Correct option इसमें क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयंस हैं और वो कंबाइन हो रहे हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स से, तो फिर ये जो हीमोग्लोबिन की एबिलिटी है, तो जो वो बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि बाइंड ऑक्सीजन ने होना था लेकिन हो गया है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, तभी तो डीप ब्रीथ की जाती है। पता है ना कि जब ये कंसंट्रेशन खराब हो गई तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास जाएगा, एंड देन मेडुला ऑब्लिंगेटा डीप ब्रीथ करवाएगा ताकि कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज डैश, तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है और हीमोलिम्फ पिगमेंट होता है हमारे कॉकरोचेज में, जिनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास वेसल्स नहीं होती हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डैश एंड स्प्लिट इनटू द नॉर्मल, तो अनस्टेबल होता है या स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है कि भाई टूटना बहुत मुश्किल होता है, स्टेबिलिटी इनके पास आ गई है, अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल बॉन्ड होता है और ये टूटता रहता है। एक्चुअल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो एक्चुअल कलर पूछा हुआ है पर्पल रेड, येलो रेड, रेड मैरून या डार्क रेड ब्राउन। तो पर्पल रेड होता है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आपने देखा होगा अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो जो कलर प्रोवाइड करता है ना वो डार्क मैरून होता है, जबकि इसका एक्चुअल कलर होता है पर्पल रेड। ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो वो डार्क मैरून बन जाता है। Exchange of respiratory gases is controlled by difference in the partial pressure, exposure of blood to the large alveolar surface, separation of blood from the alveoli, air by thin membrane, all of the above है। Previous यही क्वेश्चन था। A process
in which fresh air containing more oxygen is pumped into the lungs and the air with more carbon dioxide is pumped out of the lungs is called. वो process में fresh air containing more oxygen pump होती है और air with more carbon dioxide pump out वो हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम breathing भी कहते हैं, ventilation भी कहते हैं. Correct option D है. Counter current flow at the gas exchange surface. Correct option result in the diffusion gradient across the surface decreasing. Maintain the diffusion gradient across the surface is less efficient than the counter exchange or is only found in the air breathing animal. So ये counter current flow से found होता है fishes में. तो ये found होता है air breathing mammals में. सो दैट्स इट. आई होप कि MCQ समझ आ गए होंगे. बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल MCQs थे. अगर आप ये MCQs आसानी से कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा आपका. और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है. आपको मैकेनिज्म पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग इन्हेलेशन क्या हो रहा होता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या हो रहा होता है, मैकेनिज्म क्या है. और लाइक लिटरली आपको वाइटल और टाइडल वॉल्यूम पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्या है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ट्रैकिया का, लिनेक्स का, फ्रेनेक्स का, ये सब कुछ पता होना चाहिए. यही MCQs आते हैं. सो दैट्स इट. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट विद गुड मार्क्स. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ.